हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रयाग सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल हमने इतिहास विषय की शुरुआत की थी। कल इतिहास के बारे में जाना था। अब उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए भारतीय इतिहास का पहला महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1921-22 में दयाराम साहनी राखालदास बनर्जी ने उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में दो नगरों की खोज की, जिनके आधार पर भारतीय इतिहास 2-2.5 हजार साल पीछे चला गया क्योंकि वेदों के अध्ययन के आधार पर जो जानकारी मिल रही थी, जैसे सतपथ ब्राह्मण में एक कथा है कि विष्णु ने आके मनु को बताया कि प्रलय आने वाली है, वह तैयारी कर ले, और मनु ने नाव बनाकर तैयारी कर ली। बाद में वर्षा शुरू हुई, प्रलय आई, विष्णु मनु को उस नाव में बैठाकर एक ऊंचे पर्वत पर ले गए, जहां पर वे तब तक रहे जब तक प्रलय समाप्त नहीं हो गई। उसके आने के पश्चात उन्होंने सृष्टि की शुरुआत की। भारतीय इतिहास में जो कहानी है वो यहीं से ही शुरू हो रही थी, जिसका उल्लेख रोमिला थापर ने अपनी किताब में भी किया है। वैसे ये मूल रूप से सतपथ ब्राह्मण की कथा है, मगर ये एक वैदिक इतिहास था। पुरातत्व ने भारतीय इतिहास को और पीछे ले गए, जिसमें हड़प्पा सभ्यता महत्वपूर्ण है। शुरू में इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया क्योंकि जानकारों का या खोजकर्ताओं का, पुरातत्ववेत्ताओं का ये मानना था कि यह जो सभ्यता है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास विकसित हुई, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। मगर धीरे धीरे खोज बढ़ती चली गई। आज ये सभ्यता सिंधु घाटी क्षेत्र से बाहर गंगा घाटी में, दक्षिण भारत में, ठीक है, और जम्मू कश्मीर वाले एरिया तथा अफगानिस्तान क्षेत्र में भी पाई जाती है। अब इस आधार पर इसका नॉमिनिक्लेचर, इसका नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता सही नहीं है। इतिहास में एक परंपरा है जो सभ्यता सबसे पहले जिस स्थान पर खोजी जाती है उसी के नाम पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सबसे पहले ये कहाँ खोजी गई? 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा आज की डेट में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी या साहिवाल जिले में स्थित है। ठीक है, शुरू में यह माना गया है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास स्थित है, किंतु बाद में खोज बढ़ती चली गई, इसके नगर और सिंधु घाटी से भी बाहर मिले, इसलिए अब इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहना सही नहीं था। तो इतिहास में इसे हम लोग क्या कहते हैं? हड़प्पा घाटी सभ्यता कहते हैं। मगर लोकप्रिय पॉपुलर जो नेम है वो आज भी सिंधु घाटी या इंडस वैली सिविलाइजेशन चलता है। यह सभ्यता अगर देखी जाए तो पूरब में आलमगीरपुर, जो गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे स्थित है, वहां से लेकर पश्चिमी तट पर बाल्कान, बलूचिस्तान के सुतका के डोर तक, जो दास नदी के किनारे स्थित है, वहां पर तक फैली हुई थी। पूरब में उत्तर प्रदेश से लेकर ईरान के सीमा तक, बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। उत्तर में अगर हम देखें तो श्रीनगर के पास मांडा, चिनाब नदी के किनारे स्थित था, और दक्षिण में देखें तो दैमाबाद, एक ये मोटा सा विषम चतुर्भुजीय क्षेत्र बन जाता है, जिसका एरिया करीब 12,99,000 या 12,98,000 वर्ग किलोमीटर था। प्राचीन काल में अगर रोमन साम्राज्य को छोड़ दिया जाए तो इतने बड़े क्षेत्र में कोई दूसरी सभ्यता विकसित नहीं हुई थी। यह है इस सभ्यता की अपने आप में एक विशेषता बन जाती है। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा, जैसे आप लोग जानते हैं, तांबे में टिन मिलाने से बनाया जाता है। ये वैज्ञानिक विकास का द्योतक है। ये नगरीय सभ्यता है, कृषि पर आधारित है। देखिए, नगर जो होते हैं वो डायरेक्ट कृषि से नहीं जुड़े होते, वो सर्विसेज, ट्रेड एंड कॉमर्स, इन पर बेस्ड होते हैं, वहाँ सेंटर के रूप में डेवलप्ड होते हैं। किंतु इस सभ्यता की विशेषता यह है, ये कृषि आधारित नगरीय सभ्यता है। दूसरा, इस सभ्यता की विशेषता यह है, यहाँ नगरों का पैटर्न करीब करीब एक जैसा, ठीक है।
एक सामान्यकरण कर दिया गया है। वैसे खोज से हमें पता चला है हर नगर की अपनी विशेषता है, मगर प्रारंभ में जो पुरातत्ववेत्ता थे, खासकर जो विदेशी थे, उन्होंने इसका एक सामान्यकरण करने की कोशिश की। उन्होंने कहा सारे नगर एक जैसे बने हुए थे, जबकि ये नहीं है। मगर मोटे तौर पर हम लोग समझाने के लिए इस चीज़ को लेकर चलते हैं। नगर एक जैसे थे, करीब करीब जाल पद्धति पर आधारित थे, सड़कें चौड़ी थी, एक दूसरे को 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर काटती थी। साफ सफाई का, कोरोना काल है, जरा ध्यान दीजिएगा, आज से बहुत साल पहले, करीब करीब 5000 साल पहले भारत साफ सफाई के मामले में बहुत ज़्यादा सिंसियर था, बहुत ज़्यादा जागरूक था। यहाँ की निकासी पद्धति, ड्रेनेज सिस्टम विश्व का सर्वश्रेष्ठ सिस्टम था। साफ सफाई पर ये लोग बहुत ध्यान देते थे। नगर कैसे थे? जाल पद्धति पर आधारित थे, ठीक है। सड़कें चौड़ी थी, एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। नगरों का विभाजन मुख्यतः 2 भागों में किया गया था, पश्चिमी तथा पूर्वी भाग। पश्चिमी तथा पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग को दुर्गीकरण क्षेत्र या किला क्षेत्र कहा जाता था, जहां पर शहर के, नगर के मुख्य, ठीक है, मुख्य व्यवसायी, मुख्य लोग रहते थे। उनकी सुरक्षा के लिए 4 दीवारी कर दी जाती थी। कहीं कहीं नगरों, पूरे नगर का ही हमें दुर्गीकरण मिला है, मगर अमूमन देखा यह गया है पश्चिमी क्षेत्र में दुर्गीकरण मिला, जिसे टीला क्षेत्र भी कहा। आम जो लोग थे, साधारण जो लोग थे, वो पूर्वी क्षेत्र में रहते थे। जितनी भी महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं वह हमें कहाँ मिली हैं? पश्चिमी क्षेत्र में मिली। ये चीज़ ध्यान देने वाली है। परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन, देखिए 2 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एक तो सीधा सीधा फैक्ट्स आपको दे दिया, कौन सी चीज़ कहाँ मिली है, इसका मतलब क्या है। दूसरा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आप तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आप किताबों को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सभी परीक्षाओं को, चाहे वो यूपी की हो, राजस्थान की हो, उत्तराखंड की हो, बिहार की हो, इन सभी परीक्षाओं को, राज्यों की परीक्षाओं को, केंद्र की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, यहाँ मैं फैक्ट्स पर ज़्यादा जोर दूंगा। ये मैं खुद से कह रहा हूँ, मगर मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो मैं बीच बीच में आपको कॉन्सेप्चुअल बातें बताता हुआ चल रहा हूँ। नगर कैसे हैं? 2 भागों में विभाजित हैं, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग। महत्वपूर्ण संरचनाएं कहाँ हैं? पश्चिमी भाग में हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण जो लोग हैं, महत्वपूर्ण जो संरचनाएं, वो अधिकांश हमें कहाँ मिली हैं? पश्चिमी भाग में मिली है, ठीक है। जिस समय ये सभ्यता खोजी गई, उस समय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे जॉन मार्शल, ठीक है। इन्होंने ही 1924 में संडे ऑब्जर्वर पेपर, जो लंदन में उस समय वीकली पब्लिश्ड होता था, उसमें पूरा लेख लिखा, पूरा पेपर लिखा। उस पेपर के माध्यम से दुनिया को जानकारी मिली। अब यहीं से क्वेश्चन आता है, यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? बच्चा यही जानता है कि दयाराम साहनी साहब ने खोज की। अगले साल 1922 में सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में दाखलदास बनर्जी ने, और उस समय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे जॉन मार्शल साहब, ठीक है। या तो वो दयाराम साहनी पर टिक करता है या जॉन मार्शल पर। नहीं साहब, इसका आंसर है चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन 1827 के आसपास पंजाब में रेलवे ट्रैक को बिछा रहे थे, और रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए कंकड़ों की ज़रूरत होती। वहीं पास में एक ईंटों का नगर था। उन्होंने लोगों से उसके बारे में पूछा, तो लोगों ने बताया ये कोई बहुत प्राचीन नगर है, ठीक है, जिसका शासक क्रूर था। लोगों ने उसे बद्दुआएं दी, वो जलकर राख हो गए। ये उसके अवशेष हैं। चार्ल्स मैसन ठेकेदार थे, उन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई ज़्यादा मतलब नहीं था। उन्होंने अपनी डायरी में एक रेफरेंस दे दिया कि यहाँ पर एक बहुत प्राचीन, शायद सिकंदर के समय का कोई नगर है, ठीक है। ये रेफरेंस वो अपनी डायरी में देकर चले गए, और इस तरीके से एक नया फैक्ट बन गया, एक नई जानकारी बन गई कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले हमें जानकारी किसने दी? चार्ल्स मैसन ने। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी होती रही। डलहौजी के समय पर कनिंघम साहब आए, उन्होंने इसको बुद्धकालीन सभ्यता माना कि ये बुद्धकालीन नगरों के अवशेष हैं, किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही तरीके से जो उत्खनन पुरातत्व हुआ वह 1921 में दयाराम साहनी साहब ने हड़प्पा में कराया, फिर 1922 में राखलदास बनर्जी साहब ने मोहनजोदड़ो में।
जॉन मार्शल ने तुलनात्मक अध्ययन करते हुए इस सभ्यता का काल करीब करीब 10,000 ईसा पूर्व माना गया, किंतु कार्बन डेटिंग के आधार पर इस सभ्यता का जो कार्यकाल निकल कर आया है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व BC। ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन डेटिंग कार्बन 12 के आधार पर क्या है, इसका कार्यकाल 2350 से लेकर 1750। ठीक, अब हमें 3-4 चीज़ें पता चल गई हैं। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सभ्यता ना सिर्फ सिंधु घाटी उससे बाहर करीब पूरे भारत में फैली हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहना सही नहीं है। सबसे पहले खोज कहाँ हुई, हड़प्पा में, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने बताया, चार्ल्स मैसन ने बताया। जिस समय इस सभ्यता का उत्खनन हो रहा था उस समय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष कौन था, तो जॉन मार्शल साहब थे। इस सभ्यता का पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, तो आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। उत्तरी क्षेत्र कौन सा है, चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर के मांडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये अमूमन, मैं कह सकता हूँ अमूमन करीब हर साल परीक्षाओं में पूछा जाता है। दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे, और पश्चिम में दास नदी है, सुतकागेडोर। कुल एरिया कितना था, 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। नगर कैसे थे, जालीय पद्धति पे थे। ईंटों की माप कैसी थी, निश्चित थी। चाहे आलमगीरपुर को देख लीजिए, चाहे दक्षिण का देख लीजिएगा, चाहे आप अफगानिस्तान क्षेत्र, ईंटों का अनुपात जो था 1:2:3। इस नगर की या इस सभ्यता की जो विशेषता थी, यहाँ नाप तोल, ठीक है, निर्माण, इन सब में एक रूपता लाई गई थी। ये एक बहुत अच्छी विशेषता के बारे में, ठीक है, हमें बताता है। इस सभ्यता की, क्योंकि नगरीय सभ्यता है, व्यापार वाणिज्य पर आधारित है, तो लेखन पद्धति भी थी। यहाँ से हमें लिपि के साक्ष्य भी मिले हैं। दुर्भाग्यवश इस लिपि को हम आज नहीं पढ़ पाए हैं। इसलिए इस लिपि को हम लोग इसे चित्रात्मक या फैक्टोलिपिक लिपि कहते हैं। ये कैसी है, चित्रात्मक, सिंबल बनाकर, इस तरीके से कोई सिंबल बना दिया, आपका हार्पून बना दिया, इनका कोई अर्थ होता होगा। दूसरी ये जो लिपि हमें मिली है वो अधिकांश सेल खड़ी के पत्थरों पर, छोटे छोटे कॉइन्स पर मिली है, तो ज़्यादा बड़े लेख नहीं मिले हैं। अगर हम गुजरात के एग्जाम्पल को छोड़ दें, छोटे लेख हैं, कोई भी लेख 2 भाषा में नहीं है, तो हम इनको नहीं पढ़ पाए हैं। हमें इतना मालूम है ये दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जिगजैग मोशन में लिखी जाती थी, चित्रात्मक लिपि थी। ठीक, व्यापार वाणिज्य पर आधारित नगरीय सभ्यता थी। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी, जैसे पीपल के पेड़, शिवलिंग की पूजा, ठीक है। कुछ आप कहना चाहिए कि पौराणिक पशु शक्तियों की पूजा की जाती थी। हवन कुंड भी मिले हैं। ये इसके अलग अलग गुण हैं जिन्हें हम सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, उन वाले टॉपिक्स में डील करेंगे। क्योंकि जब ये सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है तो इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ बता पाना हमारे लिए आज संभव नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसा बनेगा जब हम इसके बारे में नहीं ज़्यादा जानते हैं। उत्खनन से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जिन जिन नगरों से प्राप्त हुई हैं, उन्हीं को परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अब इस आधार को, इस टॉपिक को डील करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है, हर नगर से जो चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं, उनका पॉइंट्स बना लिए जाएं, उनको याद कर लिया जाए और वही फैक्ट्स आपके परीक्षाओं में पूछ लिए जाएंगे। इस तरीके से ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। हम अगले वीडियो में इसके नगरों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें किस नगर से हमें क्या क्या प्राप्त हुए, कौन कौन से महत्वपूर्ण नगर किन किन राज्यों में, किन किन नदी के किनारे स्थित थे, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, ठीक है। और कोई आपको सुझाव हो वह ज़रूर दीजिएगा। आपके सुझावों से ही वीडियो इम्प्रूव होती है, आपकी समस्याओं का समाधान होता है। धन्यवाद।